ये कहानी शुरू होती है 23 नवंबर 2008 में। तत्कालीन इसरो के डायरेक्टर पहली दफा मंगल पर जाने वाले अनमैन्ड मिशन को सार्वजनिक तौर पर घोषित करते हैं। अगस्त 2010 में इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है और IISST यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करता है और 3 अगस्त 2012 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मिशन मंगल को स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसके साथ ही तैयारियों का वो दौर शुरू हो जाता है जिसमें इसरो के वैज्ञानिक दिन रात की मेहनत करते हैं और तय समय सीमा से 3 महीने पहले यानी कुल 15 महीनों में ही मंगलयान तैयार हो जाता है। अपने एक इंटरव्यू इसरो में एरोस्पेस इंजीनियर और मंगल मिशन की डेप्यूटी ऑपरेशन डायरेक्टर रही रीतू किरदाल बताती है कि जब मिशन लॉन्च होने के करीब था उन दिनों वैज्ञानिकों ने दिन के 22 घंटों तक काम किया है। इतनी कड़ी मेहनत और लगन को देखकर ही शायद किसी ने ठीक कहा है, यूं ही नहीं होती लकीरों के आगे उंगलियां। खुद ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। मंगलयान तैयार है और इसे ले जाने वाला PSLV C-25 रॉकेट भी तैयार है और अंततः 5 नवंबर 2013 को वो घड़ी आ गई जब मंगल को लॉन्च किया जाना था। ये महीना भी वैज्ञानिक मायने में खास था क्योंकि इसी महीने में मंगलयान को लॉन्च करने पर सबसे कम दूरी तय करनी पड़ती, यानी ये पृथ्वी, सूरज और मंगल ग्रह की एक खास ज्योमेट्री है जिसको ध्यान में रखकर इस दिन को चुना गया। तत्कालीन इसरो के डायरेक्टर बताते हैं कि यदि नवंबर 2013 में ये लॉन्च नहीं किया जाता तो उसके 26 महीनों बाद वो दिन आता जब इसे फिर से लॉन्च कर सकते थे। परंतु कहावत है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्योंकि जितनी देर में ये लॉन्च होगा उसके चलते बाकी गतिविधियां भी प्रभावित होती। दिन 5 नवंबर 2013, समय 2:37:50। जगह आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित ऐतिहासिक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कुछ ही पलों में भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन प्रक्षेपित होने वाला है। देश और दुनिया भर के समाचारों में इसने ब्रेकिंग न्यूज बनकर तहलका मचा दिया है। ये सैकड़ों वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत, कई सालों की लगन का ही परिणाम है कि आज भारत मंगल ग्रह पर पहुंचने के सपनों को साकार करने की अपनी एक अलग कहानी लिखने जा रहा है। लोगों की सांसें थमी हुई है। 135 करोड़ देशवासी मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और सबसे अधिक गंभीर माहौल कहीं है तो वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रक्षेपण विभाग का वो हाल जहां से सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है और अब उल्टी गिनती शुरू होती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, 2, 3, लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। प्रक्षेपण सफलता। इसी के साथ भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन सफलतापूर्वक प्रक्षेपित तो कर लिया, परंतु अब इससे बड़ा प्रश्न इसरो के सामने है। क्या श्रीहरिकोटा की जमीन से निकालकर ये अभियान सफलतापूर्वक 680 मिलियन किलोमीटर की दूरी को तय कर पाएगा, या वही पुरानी कहानियां दोहराई जाएगी जब असफल प्रयासों को बंगाल की खाड़ी में करोड़ों रुपए की राशि डुबो देना कहा जाता था। प्रश्न जायज है, मीडिया का कौतूहल भी जायज है क्योंकि पूरे विश्व की नजरें भारत पर है। भारत का भविष्य सबकी नजरों में है। विदेशी मीडिया का कहना है कि भारत को अपनी गरीबी पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, जबकि एक अन्य देश की मीडिया कहती है कि मात्र $73 मिलियन खर्च कर मंगल ग्रह तक पहुंचने के सपने देखने से अच्छा होता कि भारत इस बजट से देशवासियों के लिए टॉयलेट बनवा लेता। कम से कम दरिद्रता से मुक्ति मिलती और कुछ मीडिया तो सारी हदें पार कर कहती है कि भारत जैसे देश को मंगल पर पहुंचने के स्वप्न नहीं देखने चाहिए। क्या सपने देखना भी किसी वर्ग विशेष का अधिकार है? क्या सपने भी पूंजीवाद की जकड़न में फंसकर किसी खास देश के ही हो गए?
नहीं, आलोचनाएं जरूरी है, परंतु शीर्षतम की कहानी को आलोचना मानना ठीक नहीं। मंगल ग्रह के अभी तक के अभियानों का इतिहास कहता है कि मंगल पर पहुंचने की कोशिश करने वाले सभी अभियानों में से अभी तक केवल 1/3 अभियान सफल रहे हैं। भारत के मंगल ग्रह में पहुंचने से पहले मंगल पर जाने के लिए कुल 51 प्रयास हो चुके थे, जिनमें से मात्र 21 सफल रहे। सफलता की इतनी कम संभावना के बावजूद भारत ने ये प्रयास किया और अंततः 24 सितंबर 2014 वो दिन आ गया जब मार्स ऑर्बिटर सफलतापूर्वक मंगल पर पहुंच गया और भारत ने रचा इतिहास। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया भर की वैज्ञानिक जगत की फ्रेटर्निटी आज मॉम का मंगल से मिलन हो गया। आज मंगल को मॉम मिल गई। जिस समय इस मिशन का नाम, उसका शॉर्ट फॉर्म जब मॉम बन गया, तो मुझे पूरा विश्वास था कि मॉम कभी निराश नहीं करती है। पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर अपनी सफलता का परचम लहराने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया जिसने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक का 680 मिलियन किलोमीटर का सफर सफलतापूर्वक तय किया और साथ ही अमेरिका, सोवियत रूस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद मंगल पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। इसके साथ ही एशिया में भी भारत मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश बना। भारत ने न केवल इतिहास रचा बल्कि विश्व के अन्य छोटे देश के सामने भी एक मिसाल पेश की। मंगल ग्रह सदैव ही मानव के लिए अचरज और उत्सुकता का केंद्र रहा है, क्योंकि ये ग्रह पृथ्वी से बहुत मायने में समान है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है, जिसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा की गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों के समान है। सौर मंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पर ही स्थित है। साथ ही सबसे गहरी घाटी वेलस मेरिनेरिस भी यहीं पर स्थित है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल का रोटेशन पीरियड और सीजन साइकिल्स भी पृथ्वी के समान है। इस ग्रह पर जीवन होने की संभावना को हमेशा से परिकल्पित की जाती रही है। ये सभी कारण मानव को मंगल ग्रह पर जीवन की आशंका ढूंढने के लिए उत्सुक करते रहे। अगर मंगल ग्रह पर पहुंचने में प्रयासों की बात करें तो 1960 के बाद से ही मंगल ग्रह पर पहुंचने के प्रयास आरंभ हो गए थे। 1957 में स्पुतनिक को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने के बाद यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन ने 10 अक्टूबर 1960 को मंगल ग्रह पर पहुंचने का पहला प्रयास किया। इसका नाम था मार्सनिक 1/Mars 1M, जिसको मार्स फ्लाईबाय के लिए लॉन्च किया गया। लेकिन प्रक्षेपण के दौरान ही ये अंतरिक्ष यान नष्ट हो गया और पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचने में विफल रहा। इसके 4 दिन बाद यानी 14 अक्टूबर को मार्सनिक 2 को प्रक्षेपित किया गया, परंतु ये भी पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने में असफल रहा। इसके बाद 1962 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 22 को मार्स पर भेजना चाहा, पर यह भी पृथ्वी की कक्षा में पहुंचकर फट गया। इसके बाद मार्स 1 और स्पुतनिक 22 के माध्यम से पुनः प्रयास किए गए, पर दोनों प्रयास असफल रहे। मंगल पर पहुंचने के असफल प्रयासों का ये दौर तब खत्म हुआ जब 4 नवंबर 1964 को नासा का मराइनर 3 के माध्यम से पहला प्रयास असफल रहा। किंतु इसके कुछ समय बाद ही 28 नवंबर 1964 को मराइनर 4 के माध्यम से
दूसरा प्रक्षेपण किया गया और नासा को दूसरे प्रयास में सफलता मिली और इससे स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन के इतिहास में एक नई बुलंदी हासिल कर ली। मराइनर 4 14 जुलाई 1965 को मंगल ग्रह पर पहुंचने में कामयाब हुआ। इसने मंगल ग्रह की 21 तस्वीरें वापस पृथ्वी पर भेजी। यही कारण है कि नासा को विश्व की सर्वोत्कृष्ट स्पेस एजेंसी माना जाता है। कई विफल प्रयासों के बाद भी हार ना मानने के बाद सोवियत रूस अंततः 1971 में मंगल तक पहुंचने में कामयाब रहा। नवंबर 1971 में नासा के मराइनर 9 के लॉन्च होने के साथ ही मंगल ग्रह की छवि बदल गई। उस समय मंगल पर एक भयंकर डस्ट स्टॉर्म आया, जिसने मंगल ग्रह के विशेष भौतिक संरचनाओं को जानने में मदद मिली। 30 मई 1971 को लॉन्च किए गए मिशन के द्वारा वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर उन असामान्य विशेषताओं की खोज की जो निष्क्रिय ज्वालामुखियों के शीर्ष थे। मैरिनर 9 के मंगल की सतह पर एक विशाल दरार की भी खोज की, जिसे बाद में वेलिस मैरिनेरिस कहा गया, और ये सौर मंडल की अभी तक खोजी गई सबसे बड़ी घाटी है। मैरिनर 9 ने लाल ग्रह की परिक्रमा करते हुए लगभग 1 वर्ष बिताया और 7,329 तस्वीरें लौटाई। 1965 में पहली सफल फ्लाईबाय के बाद से 4 अंतरिक्ष एजेंसियों ने इसे सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर बनाया है। नासा के अलावा पूर्व सोवियत संघ अंतरिक्ष कार्यक्रम, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ही अभी तक मंगल ग्रह पर पहुंचने में सफल हो पाए हैं, जबकि बहाट से कई समय पहले किए गए जापान और चीन के प्रयास मंगल ग्रह तक पहुंचने में असफल रहे। इसके बाद नासा ने 1975 में मंगल की ओर 2 अलग-अलग अभियान, ऑर्बिटर्स और लैंडर भेजे। वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 नाम के ये लैंडर और ऑर्बिटर दोनों 1976 में लाल ग्रह पर पहुंचे। वाइकिंग कार्यक्रम ने मंगल की पहली विस्तृत खोज का प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि ये दोनों अंतरिक्ष यान वर्षों तक चले और सूचना के क्षेत्रों को वापस पृथ्वी पर प्रेषित किया। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज की उम्मीद तब धाराशायी हो गई, जब खोज के माध्यम से पता चला कि मंगल ग्रह की सरफेस पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिले जो जीवन की संभावना के लिए आवश्यक है। ये सभी प्रयास हमें ये बताते हैं कि विज्ञान आशा और निरंतर प्रयासों के साथ ही कार्य कर पाता है। आज भी बहुत अन्य पहलुओं पर खोज जारी है और भविष्य में भी मंगल तक पहुंचने के अनेकों प्रयास किए जाते रहेंगे। ये सभी प्रयास विश्व के उन देशों के हैं जिन्होंने अपने स्पेस प्रोग्राम्स पर काम करना तब शुरू किया था जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। इसी कारण से इन देशों की टेक्नोलॉजी और रिसर्च लेवल काफी एडवांस है और ये स्पेस रिसर्च में भारत से आगे है। पर भारत ने देर ही सही जो तरक्की की, उससे पूरे विश्व को इसरो का लोहा मानना पड़ा। क्या आप जानना चाहते हैं भारत के स्पेस में जाने की कहानी? क्या आप जानना चाहेंगे इसरो के इस मुकाम को हासिल करने की कहानी? तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुने अगला एपिसोड। लेकिन एक सवाल है, भारत की सफलता की ये कहानी या इसरो की मंगलयान की सफलता जो आज आप सुन रहे हैं, ये पल जिन्हें आप महसूस कर रहे हैं, जिससे आप अपने देश पर, देश के वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस कर रहे हैं, क्या है इसकी कहानी? क्या है इसकी पृष्ठभूमि? क्या है इसका इतिहास? इतिहास एक दिन में नहीं रचे जाते। ये निरंतर किए गए सफल असफल प्रयासों, वर्षों से हजारों वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम था, जिसके कारण भारत मंगल ग्रह पर पहुंचने के अपने पहले ही प्रयास में सफल हो पाया। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा जब 1984 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और सोवियत संघ के इंटरकॉस्मोस के एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान यानी जॉइंट स्पेस प्रोग्राम के अंतर्गत 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहे, तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि अंतरिक्ष से
भारत कैसा दिखाई देता है, तब उन्होंने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छे दिखने वाले भारत का अभी भी ये एक सपना ही है कि वो अपने स्वनिर्मित इंडिजिनियस प्रोग्राम के तहत किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में ले जा सके, जिसके लिए गगनयान अभियान के लिए प्रयास जारी है। कभी साइकिल पर रॉकेट के हिस्से और बैलगाड़ी पर सैटेलाइट पर ले जाने से लेकर आज पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने का सफर, 1999 के कारगिल युद्ध में अमेरिका द्वारा जीपीएस की मदद न लेने से लेकर आज स्वयं के जीपीएस सिस्टम नाविक विकसित करने की ये कहानी। कभी तिरुवनंतपुरम के थुम्बी चर्च से अमेरिकी रॉकेट लॉन्च करने से लेकर आज खुद के GSLV Mk3 विकसित करने की ये कहानी। ये कहानी शुरू होती है 1950 के दशक में, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन अपने अंतरिक्ष अभियानों में परस्पर आगे बढ़ रहे थे और आपसी परस्पर प्रतिद्वंदिता विश्व के समक्ष साफ नजर आ रही थी। भारत को हाल ही में स्वतंत्रता मिली थी और भारत अपने आंतरिक हालातों से जूझ रहा था। सामाजिक विषमताओं से, गरीबी से, भूखमारी से जूझ रहा था। तब भारत के लिए अंतरिक्ष में जाना एक सपने के साकार हो जाने से कम नहीं था। जब 1957 में सोवियत ने पहला स्पेस मिशन स्पुतनिक 1 भेजा, जिसने विश्व के अन्य देशों के लिए भी अंतरिक्ष में पहुंचने की संभावनाएं खोल दी, और अमेरिका ने 1962 में हुए टोक्यो ओलंपिक्स का सीधा प्रसारण किया, तब पूरा विश्व इस बात को समझ गया कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट संचार माध्यमों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारत कैसे पीछे रह सकता था? तब पहली मर्तबा इस बात को PRL यानी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के डायरेक्टर विक्रम साराभाई ने भारत के लिए अंतरिक्ष अभियानों के लिए पहल की और कहा कि भारत को भी अपने खुद के स्पेस मिशन और सैटेलाइट लॉन्च करने चाहिए। देश के नेताओं ने तर्क दिया कि भूखे पेट अंतरिक्ष में जाने से कई अच्छा है कि पेट भरकर हम पृथ्वी में ही रहे। ये कम से कम अंतरिक्ष में जाकर भूखे मरने से कई ज्यादा अच्छा है। तर्क उस समय के हालातों को देखते हुए जायज थे, और साथ ही ये तर्क भी कि अंतरिक्ष अभियानों में जाने के लिए खर्च करना देश के गरीबों के साथ खिलवाड़ होगा। परंतु ये विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता और व्यक्तित्व कौशल का ही परिणाम था, जो उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को ये समझाने में सफल रहे थे कि अंतरिक्ष अभियानों से, सैटेलाइट से अगर सबसे अधिक फायदा किसी का होगा तो वो किसानों का है, जिससे हम मौसम का पूर्वानुमान न लगाकर फसल की देखरेख कर सकते हैं, भविष्य के प्राकृतिक खतरों से बच सकते हैं, भूमि सुधार के कार्यक्रमों में मदद कर सकते हैं, दुश्मनों की हरकतों का पता लगा सकते हैं, संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं और सरकार के दूरगामी नीतियों और परियोजनाओं के निर्माण में सहायक हो सकते हैं। इन सभी बातों की महत्वता समझते हुए पंडित नेहरू ने 1962 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में INCOSPAR इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन किया। उस समय तक भारत में स्पेस मिशन के लिए समर्पित कोई मंत्रालय नहीं था। इनकॉस्पार के सभी कार्य DAE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत संचालित किए गए। इस डिपार्टमेंट को 1950 में स्थापित किया गया था, जिसके सचिव होमी जहांगीर भाभा थे। ऐसे गंभीर हालातों भरे शुरुआती दौर में बहुत सारी चुनौतियों को संभावना में बदलते हुए स्पेस मिशन की नींव रखी गई। जब सबसे पहला रॉकेट लॉन्च करने का अभियान चला, तो भारत के पास खुद का लॉन्चिंग स्टेशन नहीं था। तब तिरुवनंतपुरम के थुम्बा स्थित चर्च को प्रयोग में लिया गया और वहीं के सेंट लुइस हाई स्कूल में रॉकेट के पार्ट्स को असेंबल किया गया। वर्तमान में ये स्कूल और चर्च आज एक म्यूजियम है और थुम्बा में आज थुम्बा इक्वेटोरियल स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन है, जो इसरो के अंतर्गत कार्य करता है। इस स्थान की एक और खास बात यह है कि ये स्थान पृथ्वी की मैग्नेटिक इक्वेटर के करीब है, जो लॉन्च के समय
रॉकेट को मैक्सिमम स्पीड अचीव करने में मदद करता है। स्थापना के बाद से ही इनकॉस्पार के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया और सबसे पहले 3 क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें सबसे पहला था संचार और रिमोट सेंसिंग के लिए उपग्रह, दूसरा अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली यानी स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल्स डेवलपमेंट और तीसरा था इन दोनों की एप्लीकेशंस यानी अभियान को जमीनी तौर पर सर्वसाधारण के लिए इस्तेमाल करना। इनकॉस्पार का नेतृत्व डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर रामनाथन के हाथों में था। स्थापना के कुछ वर्षों बाद ही 1967 में अहमदाबाद में स्थित पहला प्रायोगिक उपग्रह संचार पृथ्वी स्टेशन यानी एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ सिस्टम, इसकी शुरुआत की गई, जो भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी प्रयोग होने लगा। 1962 में इनकॉस्पार से शुरू हुई ये कहानी आज इसरो तो स्पेस रिसर्च और स्पेस एजेंसीज में सर्वोच्च नाम देने में सफल रही और आज भारत विश्व की उन चुनिंदा देशों में से है जो स्पेस रिसर्च में अहम स्थान रखते हैं। ये वही शुरुआत थी जिसके जरिए इसरो की नींव रखी गई। इनकॉस्पार का गठन ही वो पहला प्रयास था जिसके चलते आज के इसरो ने ये मुकाम हासिल किया। इससे आगे क्या हुआ? क्या इंडियन स्पेस प्रोग्राम अपनी सफल गाथाएं यूं ही लिखता चला गया या बाहरी रुकावटों के कारण इंडियन स्पेस प्रोग्राम में बाधाएं आई? जुड़े रहिए हमारे साथ और आगे के घटनाक्रम जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। इंडियन स्पेस रिसर्च के पहले कदम की ओर बढ़ते हुए 1962 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में इनकॉस्पार की स्थापना की। ये शुरुआती प्रयास उस समय के हैं जब भारत बड़े गंभीर हालातों से गुजर रहा था। देशवासी कहने लगे थे, इससे बेहतर तो अंग्रेजों का समय था, कम से कम खाने को तो मिलता था। 1960 के दशक की शुरुआत में पहले चीन ने पीठ पीछे से अटैक किया और भारत को न चाहते हुए भी 43,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र गंवाना पड़ा और साथ ही साथ 3,000 से अधिक सैनिक शहीद हो गए। चीन आक्रमण आघात से देश बाहरी आक्रमणों को झेलने की हालत में नहीं था और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती है कि चीन के इसी कायराना हरकत और आघात के कारण पंडित नेहरू का देहांत हो गया। ऐसे गंभीर आंतरिक हालातों में 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। भारत की जीत हुई, पर एक और समस्या तब आकर खड़ी हुई और अमेरिका ने PL 480 के अंतर्गत मिलने वाली अनाज की मदद को रोक दिया। तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे देश से हफ्ते में एक दिन व्रत रखने की अपील की, जिससे अनाज की किल्लत ना हो और साथ ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई। उसी दौरान भारत अपने परमाणु मिशन की तरफ भी जा रहा था, लेकिन 1966 के एक प्लेन क्रैश में भारत की एटॉमिक एनर्जी के जनक होमी जहांगीर भाभा का देहांत हो गया और परमाणु ऊर्जा के सपने पर कुछ समय के लिए ताला लग गया। इसके पीछे अमेरिकन एजेंसी CEA का हाथ बताया जाता है, लेकिन इसके प्रमाण नहीं मिल पाए। इन सभी बातों को बताकर मैं उन समय के आंतरिक हालातों को बयां कर रही हूँ, जिसके कारण भारत की प्रगति धीमी रह गई। इन सभी हालातों को ध्यान में रखकर ही उन सभी तर्कों पर विचार किया जाना चाहिए जिसके कारण स्पेस मिशन की रफ्तार धीमी रही थी। स्पेस अभियानों की महत्वता को देखते हुए और राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक संगठन की आवश्यकता थी। इसी आवश्यकता को समझते हुए 15 अगस्त 1969 में इनकॉस्पार को इसरो के रूप में संगठित किया गया, यानी अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में बनाया गया और विक्रम साराभाई इसके पहले डायरेक्टर रहे। कुछ ही वर्षों के बाद 1972 में स्पेस रिसर्च को बूस्ट करने के लिए स्पेस कमीशन और अंतरिक्ष विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना की गई और इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत लाया गया। ये पहला कदम था जिसके चलते भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान को संस्थागत रूप दिया गया
और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को अपने मौजूदा स्वरूप में ढाला गया। इसरो की स्थापना के बाद सबसे पहला काम ये था कि सरकार स्पेस रिसर्च की महत्वता को समझे, जिससे फंडिंग की समस्या ना हो। अमेरिका की नासा और सोवियत की स्पेस एजेंसी स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुकी थी, पर भारत ने अपनी सैटेलाइट तक अभी नहीं बनाई थी। इसके लिए जरूरी था कि सरकार संचार उपग्रहों यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की महत्वता को समझे। एक सैटेलाइट सिस्टम कैसे राष्ट्र के विकास में सहायक हो सकता है, ये समझना भी सभी के लिए आवश्यक था, जिससे फंडिंग में समस्या ना आए, क्योंकि फंडिंग के बिना रिसर्च कर पाना असंभव है। इसके लिए इसरो ने शुरुआती चरणों में विदेशी उपग्रहों का उपयोग किया और किसानों को कृषि संबंधी जानकारी पर कृषि दर्शन नामक टीवी कार्यक्रम शुरू किया गया, जो बहुत प्रचलित हुआ। It is not accidental that on the soil of India, the great space powers, the United States, the USSR and France, are collaborating with us at the equatorial range near Tumba. And even the United Nations sponsorship of this range is not merely a matter of form, but constitutes an umbrella under which, regardless of political differences, nations can collaborate in the peaceful uses of outer space. भारत की पहली इंडिजिनियस सैटेलाइट की कहानी भी कुछ ऐसी ही यादों से भरी है। देश के पहले सैटेलाइट का नाम 5वीं शताब्दी के प्रख्यात भारतीय खगोलविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा रखा गया था। आर्यभट्ट आज से 46 साल पहले 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुई थी, जिसका वजन 360 किलोग्राम था। आर्यभट्ट उपग्रह को इसरो ने सोवियत यूनियन की मदद से प्रक्षेपित किया था। सोवियत यूनियन ने कॉस्मोस 3M लॉन्चिंग व्हीकल की सहायता से आर्यभट्ट को लॉन्च किया, क्योंकि उस समय तक भारत ने अपना खुद का लॉन्चिंग व्हीकल विकसित नहीं किया था। लेकिन भारत ने इसके बदले में 1972 में सोवियत संघ रूस के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अनुसार सोवियत संघ रूस भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल जहाजों को ट्रैक करने के लिए कर सकता था। आर्यभट्ट को लॉन्च करने से भारत को एक्सरे, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और सौर भौतिकी में जानकारी हासिल करने में मदद मिली। साथ ही इस उपग्रह के जरिए ही इसरो को अंतरिक्ष में संचलन का अनुभव प्राप्त मिला। आर्यभट्ट को बनाने में मुख्य भूमिका इसरो के पूर्व प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर UR राव ने निभाई। आर्यभट्ट के प्रथम प्रक्षेपण और संचालन के बाद भारत को आवश्यकता थी अपने स्वदेशी लॉन्चिंग व्हीकल विकसित करने की, जिसका काम 1970 से SLV प्रोजेक्ट के अंतर्गत शुरू हो चुका था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। SLV परियोजना यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का उद्देश्य 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक सैटेलाइट को पहुंचाना था और 40 किलो तक के पेलोड को ऑर्बिट में स्थापित करना था। SLV-3 को प्रक्षेपित करने से पहला प्रयास 10 अगस्त 1979 में किया गया, परंतु ये विफल रहा। इसके 11 महीने बाद ही 18 जुलाई 1980 को इसका पहला सफल प्रक्षेपण कर लिया और भारत ने लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने में सफलता प्राप्त की। इस अभियान से जुड़ी एक महत्वपूर्ण प्रेरणापद घटना का वर्णन डॉक्टर कलाम ने अपने स्पीचेस में बहुत मर्तबा किया। वो बताते हैं, जब पहली बार 10 अगस्त 1979 को SLV-3 पहली बार लॉन्च करने वाले थे, तब कंप्यूटर ने कुछ गड़बड़ी बताई, पर सारी गणना करने के बाद डॉक्टर कलाम और अन्य वैज्ञानिकों ने इसे सही पाया। निर्णय डॉक्टर कलाम के हाथों में था, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट के हेड थे और उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम द्वारा गड़बड़ी दिखाने के बावजूद लॉन्च करने की स्वीकृति दे दी। लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद SLV-3 बंगाल की खाड़ी में गिर गया। ये असफलता सभी को निराश करने वाली थी, पर मीडिया कब इस बात को समझती है। मीडिया बाहर प्रेस वार्ता के लिए वेट कर रही थी। वही सारे प्रश्न दोबारा उठने वाले थे। डॉक्टर कलाम इस हालत में नहीं थे, पर उन्हें प्रोजेक्ट हेड होने के नाते प्रेस के सामने जाना था। पर तभी के इसरो के डायरेक्टर सतीश धवन, इन्होंने डॉक्टर कलाम से कहा
कि आप चिंता ना करें, हम अगली बार जरूर सफल होंगे। और वो खुद प्रेस के सामने चले गए ताकि डॉक्टर कलाम मीडिया के सवालों से निराश ना हो। उन्होंने प्रेस के सभी सवालों का नैतिकता के साथ जवाब दिया और इस विफलता को कंप्यूटेशनल एरर बताया, जिससे कि मीडिया किसी वैज्ञानिक पर दोष न मढ़ सके। इस घटना के ठीक 11 महीने बाद जब SLV-3 का सफल प्रक्षेपण किया गया, इस बार फिर से वही मीडिया उनका इंतजार कर रही थी। पिछली बार को ध्यान में रखते हुए सफलता मिलने पर भी उन्हीं को जाना चाहिए था, पर सतीश धवन ने डॉक्टर कलाम से प्रेस के सामने जाने को कहा और सफलता का श्रेय उनकी पूरी टीम को दिया। इस घटना को बड़े ही उत्साह और गंभीरता से बताते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अच्छे लीडर्स वो होते हैं जो कभी भी काम का श्रेय खुद नहीं लेते, और जब भी टीम को निराशा हाथ लगती है वो स्वयं आगे आकर टीम का मनोबल बढ़ाते हैं, टीम को उत्साहित करते हैं और साथ ही कहते हैं कि हमारे देश को सतीश धवन जैसे ही लीडर्स की आवश्यकता है जो देशवासियों में छिपी काबिलियत को पहचान सके और उन्हें आगे बढ़ाए। इस घटना का वर्णन करना मुझे आवश्यक लगा। चलिए इसरो की कहानी में आगे बढ़ते हैं। 1980 में किए गए SLV-3 के सफल प्रक्षेपण से रोहिणी सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट में छोड़ा गया। इससे भारत विश्व के उन 6 देशों में शामिल हो गया था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की स्वयं की विकसित प्रणाली थी। इस सक्सेसफुल लॉन्च ने वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाया और साथ ही सरकार को ये भरोसा दिलाया कि अगर इसरो को समय से फंडिंग मिले तो इसरो भी स्पेस रिसर्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और देश के विकास में योगदान दे सकता है। 1980 के इस समय तक भारत के अलावा सोवियत यूनियन, अमेरिका, फ्रांस, चीन और जापान ने इंडिजिनियस सैटेलाइट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी विकसित की थी। कुछ सच समय पश्चात ही SLV के द्वारा 1980, 1981 और 1983 में 3 रोहिणी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया। इसके बाद SLV के डिजाइन पर ही आधारित ASLV यानी कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विकसित किया गया, जो कि एक 5 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट था। ये पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में 150 किलो तक की सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में सक्षम था। इसके साथ ही इसरो ने मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल का विकास भी किया, जो 1000 किलोमीटर की सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्चिंग करने में सक्षम था, जिसने PSLV के विकास में मदद की। इसके साथ ही इसरो ने 1980 दशक के अंत तक SLV-3 द्वारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी लॉन्च करने की तकनीक विकसित कर ली। 1994 तक PSLV का भी सफल परीक्षण कर लिया गया और भारत ने लॉन्चिंग व्हीकल की एक नई जनरेशन में प्रवेश किया। इसके पैरेलल ही GSLV लॉन्चिंग व्हीकल का भी विकास किया गया, जिसमें रूस द्वारा विकसित KVD-1 का क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया था। ये सभी वर्ष तब के हैं जब भारत ज्वार भाटों के साथ गुजर रहा था। भारत इसरो में काफी लिमिटेड फंडिंग करता था। इन दशकों के दौरान भारत विश्व आर्थिक मंदी, बांग्लादेश के राष्ट्ररूप, आपातकाल, तेल संकट, LPG रिफॉर्म के दौर से गुजर रहा था। तमाम विषम परिस्थितियों के बाद भी कुछ कर गुजरने के इस जुनून ने ही वैज्ञानिकों को सफलता के मुकाम तक पहुंचाया। इसरो ने इसके बाद न केवल PSLV और GSLV लॉन्चिंग व्हीकल का विकास किया, बल्कि इनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन के जरिए ही इसरो ने स्पेस रिसर्च में अपना नाम कमाया। अगले एपिसोड में सुने PSLV और GSLV के डेवलपमेंट की कहानी, और ऐसे ही सुनते रहे कुकू FM, क्योंकि अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अब विश्व की नामी स्पेस एजेंसीज में गिना जाने लगा था, पर विश्व की अन्य स्पेस एजेंसीज के कंपैरिजन में इसरो स्पेस रिसर्च शुरुआती दौर में ही था, जिसका मुख्य कारण था स्पेस रिसर्च में लिमिटेड फंडिंग। भारत के अन्य आंतरिक मामलों से जूझने के कारण फंडिंग भी काफी हद तक सीमित थी। GSLV और PSLV दोनों ही इसरो द्वारा विकसित सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि रॉकेट्स है,
भारत 15 अक्टूबर 1994 में PSLV के सफल प्रक्षेपण के बाद विश्व के उन 6 देशों के समूह में शामिल हुआ जिनके पास लॉन्चिंग का इंडिजिनियस सिस्टम था। PSLV का उपयोग करते हुए 800 किलोग्राम के रिमोट सेंसिंग उपग्रह IRS-P2 के प्लेसमेंट का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। लेकिन आवश्यकता थी एक ऐसे लॉन्चिंग व्हीकल की जो जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में अधिक वजन के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सके। जो आवश्यकता GSLV के विकास के साथ पूरी हो गई। GSLV ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को अपने सबसे अधिक मांग वाले परीक्षण के साथ प्रस्तुत किया। इसे तब विकसित किया गया था जब भारत ने 1980 के दशक की शुरुआत में एक भारी लिफ्ट बूस्टर की आवश्यकता महसूस की थी, क्योंकि PSLV जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भारी पेलोड लगाने के लिए अपर्याप्त था। GSLV Mk2 इसरो के द्वारा विकसित सबसे महत्वपूर्ण लॉन्चिंग व्हीकल है, जो वर्तमान में भी प्रचलन में है। GSLV Mk3 4 टन वजन के उपग्रहों को GTO यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रक्षेपित कर सकता है और साथ ही लगभग 10 टन वजन तक को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो GSLV Mk2 की क्षमता से लगभग दुगना है। PSLV और GSLV को अगर कंपेयर करें तो PSLV का प्रयोग मुख्य रूप से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि GSLV को कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया। PSLV 2000 किलोग्राम तक के कुल वजन के उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जा सकता है और 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है, जबकि GSLV 5000 किलोग्राम तक के वजन को 36,000 किलोमीटर तक पहुंचा सकता है। पर भारत को आवश्यकता थी खुद की क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी की। 1971 की शुरुआत से ही इसरो ने इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन 1971 में विक्रम साराभाई की मृत्यु के बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था और 1980 के दशक तक इसे रीस्टार्ट नहीं किया जा सका। जब भारत को ऐसे लॉन्चर बनाने की आवश्यकता महसूस हुई जो भारी संचार उपग्रहों को GTO यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचा सके, तो इसके लिए क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी सबसे सरल और उपयुक्त थी। 1986 के आसपास इसरो ने नियोजित GSLV पर इसका उपयोग करने के लिए 1 टन की क्षमता वाला क्रायोजेनिक इंजन विकसित करना शुरू किया, पर उस समय की जरूरत के हिसाब से भारत ने फिलहाल के लिए क्रायोजेनिक इंजन को आयात करना ठीक समझा। 1988 में इसरो को अपना RL-10 नामक क्रायोजेनिक इंजन बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी जनरल डायनामिक्स ने एक प्रस्ताव दिया। इंजनों की कीमत $800 मिलियन थी और अमेरिकी सरकार के पास प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को वीटो करने का विकल्प था। प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद फ्रांस की कंपनी एरियन स्पेस की ओर से एक प्रस्ताव आया जो $1.2 बिलियन में टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने HM7 क्रायोजेनिक इंजन की आपूर्ति करने के लिए तैयार था, पर अत्यधिक कीमत के कारण डील कैंसिल कर दी गई। 1989 में सोवियत संघ की स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस की शाखा ग्लावकॉस्मोस ने भारत को अपने 12 टन के 11D56 क्रायोजेनिक इंजन और टेक्नोलॉजी केवल $132 मिलियन में देने की पेशकश की, जो उस समय के हिसाब से 240 करोड़ रुपए थे। साथ ही इनकी कीमत अमेरिकी और फ्रांसीसी कंपनी की तुलना में काफी कम थी। इसरो ने डील को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन 15 महीने बाद अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सिस्टम के उल्लंघन का हवाला देते हुए इसरो और ग्लावकॉस्मोस पर प्रतिबंध लगा दिए और डील कैंसिल हो गई। इन घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए भारत ने 1994 में खुद का इंडियन क्रायोजेनिक प्रोग्राम बनाया, जिसका नाम था CUP क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट।
इसके अंतर्गत सबसे पहले 300 करोड़ का निवेश किया गया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सन 2000 में पहला टेस्ट किया गया, लेकिन ये असफल रहा। पर अंततः भारत वैज्ञानिकों ने वर्ष 2003 में पहला सफल क्रायोजेनिक इंजन परीक्षण किया। 2007 में इसे रॉकेट के साथ इंटीग्रेट कर लिया गया और फिर पहला टेस्ट 2010 में किया। इसके बाद सेल्फ डेवलप्ड सफल प्रक्षेपण 2014 में किया गया। ये घटनाएं दर्शाती है कि स्पेस रिसर्च की कहानी इतनी आसान नहीं थी। विश्व के अन्य देश रुकावटें डालते रहे। इन सभी घटनाओं के बावजूद इसरो ने हार नहीं मानी और वैज्ञानिक मेहनत करते रहे और अंततः सफलता मिल ही गई। इसी प्रकार हमें भी सदैव प्रयास करते रहना चाहिए और कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए। अगले एपिसोड में जानिए इसरो की एक और महान उपलब्धि चंद्रयान के बारे में, और ऐसे ही सुनते रहे कुकू FM, क्योंकि कहानी अभी भी बाकी है। चंद्रयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मून एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत चांद पे पहुंचने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान था। इस अभियान के अंतर्गत एक मानव रहित यान को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया और ये 30 अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा। ये यान ध्रुवीय उपग्रह PSLV के एक मॉडिफाइड वर्जन PSLV XL की सहायता से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसे चांद तक पहुंचने में 5 दिन लगे और चांद की कक्षा में स्थापित होने में 15 दिनों का समय लगा। चंद्रयान ऑर्बिटर का MIP यानी मून इम्पैक्ट प्रोब 14 नवंबर 2008 को चांद की सतह पर उतरा, जिससे भारत चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला चौथा देश बना। तब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में चंद्रयान 1 परियोजना की घोषणा की थी। ये मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा था। चंद्रमा पर भारतीय वैज्ञानिक मिशन का विचार पहली बार 1999 में इंडियन साइंस एकेडमी की एक बैठक के दौरान रखा गया था। इसके तुरंत बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने राष्ट्रीय चंद्र मिशन टास्क फोर्स की स्थापना की, जिसने निष्कर्ष निकाला कि इसरो के पास एक भारतीय मिशन को अंजाम देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता है। नवंबर 2003 में भारत सरकार ने मिशन के लिए मंजूरी दे दी। चंद्रयान का उद्देश्य चांद की सरफेस के कंप्लीट मैप्स, पानी के अंश और हीलियम की तलाश करना था। चंद्रयान 1 ने चांद से 100 किलोमीटर ऊपर 525 किलोग्राम का एक उपग्रह ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया। इस उपग्रह ने अपने रिमोट सेंसिंग टेक्निक के जरिए चांद की ऊपरी सतह के चित्र भेजे। इसको लगभग 2 साल तक कार्य करना था, मगर कंट्रोल रूम से संपर्क टूटने के कारण इसे उससे पहले बंद कर दिया गया। चंद्रयान के साथ भारत चांद को यान भेजने वाला छठा देश बन गया था। इस उपक्रम से चांद और मंगल ग्रह पर मानव सहित विमान भेजने के लिए रास्ता खुला। हालांकि इस यान का नाम मात्र चांद्रयान था, किंतु इसी सीरीज में अगले यान का नाम चंद्रयान 2 होने से इस अभियान को चांद्रयान 1 कहा जाने लगा। बुधवार 22 अक्टूबर 2008 को 6:21 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान प्रथम छोड़ा गया था। मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों में मौसम को लेकर थोड़ी चिंता थी, लेकिन सब ठीक ठाक रहा। आसमान में कुछ बादल जरूर थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी और बिजली भी नहीं चमक रही थी। इससे चंद्रयान के प्रक्षेपण में कोई दिक्कत नहीं आई। इसके सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत दुनिया का छठा देश बन गया जिसने चांद के लिए अपना अभियान भेजा है। इस महान क्षण के मौके पर वैज्ञानिकों का हजुम इसरो के मुखिया जी माधवन नायर, इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन के साथ मौजूद थे। इन लोगों ने रुकी हुई सांसों के साथ चंद्रयान प्रथम की यात्रा पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से
लगातार नजर रखी और एक महान इतिहास के गवाह बने। इसरो ने दावा किया कि चांद पर पानी भारत की खोज है। चांद पर पानी की मौजूदगी का पता चांद्रयान 1 पर मौजूद भारत के अपने मून इम्पैक्ट प्रोब MIP ने लगाया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के उपकरण ने भी चांद पर पानी होने की पुष्टि की है। चांद पर पानी की मौजूदगी का पता भारत के अपने MIP ने लगाया है। चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण के करीब एक पखवाड़े बाद भारत का MIP यान से अलग होकर चंद्रमा की सतह पर उतरा था। उसने चंद्रमा की सतह पर पानी के कणों की मौजूदगी का पुख्ता संकेत दिया। चंद्रयान ने चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाकर इस सदी की महत्वपूर्ण खोज की है। इसरो के अनुसार चांद पर पानी समुद्र, झरने, तालाब या बूंदों के रूप में नहीं बल्कि खनिज और चट्टानों की सतह पर मौजूद है। चांद पर पानी की मौजूदगी पूर्व में लगाए गए अनुमानों से कई ज्यादा है। इसके कुछ समय बाद इसरो ने चांद पर अपने दूसरे अभियान की शुरुआत की, क्योंकि इस बार चुनौती अधिक थी, जिसमें 2 भाग प्रज्ञान लूनार रोवर और विक्रम लैंडर थे। ये नाम भारत के स्पेस अभियान के जनक और इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। चांद्रयान 2 को 14 जुलाई 2019 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन लॉन्च को तकनीकी मुद्दों के कारण लॉन्च से 56 मिनट पहले अंतिम क्षणों में बंद कर दिया गया था। इसे बाद में 22 जुलाई 2019 को GSLV Mk3 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। चुनौती अधिक होने का कारण था कि इस बार लैंडिंग साइट मून की साउथ लूनार सरफेस थी, जहां पर अभी तक बहुत कम प्रयास किए गए थे। 6 सितंबर 2019 को लगभग 1:53 पर भारतीय अंतरिक्ष इसरो मिशन कंट्रोल ने यान के साथ सभी संपर्क खो दिए, जबकि जमीन पर उतरने का प्रयास किया। संपर्क खो जाने पर चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर होने का अनुमान लगाया गया था। चाहे ये प्रयास आंशिक रूप से ही सफल क्यों न रहा हो, पर इसने भारत को ये उम्मीद दी है और असफलता ने सीख दी, जिससे इसरो चांद्रयान 3 में कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखेगा। चांद्रयान 2 में असफल रहे लैंडर के बाद पूरे देश ने जिस तरह इसरो का साथ दिया और हार में भी उसके साथ खड़ा रहा, इससे जरूर ही इसरो के वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास बढ़ गया और वो निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। अगले एपिसोड में जाने उन हस्तियों के बारे में, यानी उन वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने इंडियन स्पेस प्रोग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसी भी संगठन को बनाने में उससे जुड़े लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। थुम्बा के एक चर्च से शुरू होकर आज मंगल ग्रह तक पहुंचने की ये कहानी, विक्रम साराभाई की अध्यक्षता से लेकर आज के सिवान के अध्यक्ष बनने की ये कहानी और इसरो के एक नामी स्पेस एजेंसी के रूप में उभरने की ये कहानी, एक कहानी जो कभी इनकॉस्पार के बनने से शुरू होकर आज खुद के चंद्रयान, मंगलयान, खुद के लॉन्चिंग व्हीकल PSLV, GSLV, खुद के GPS सिस्टम नाविक, सबसे बड़े कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम इनसैट और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS और सबसे कम निवेश पर सबसे अधिक रिजल्ट देने वाली संस्था ने पूरे विश्व में अपना नाम चमकाया। वर्तमान में इस संगठन में 17,000 से अधिक कर्मी कार्यरत है और वर्तमान में सालाना बजट 13,000 करोड़ रुपए है। पर इसरो की बुलंदियों की ये कहानी इसके महान वैज्ञानिकों के दाम पर लिखी गई। इसरो को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रख्यात वैज्ञानिक और नीतिज्ञ विक्रम साराभाई की रही। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष अभियान के पिता के रूप में जाना जाता है। वो विक्रम साराभाई ही थे जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। विक्रम साराभाई भारत के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्हें व्यापक रूप से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। वास्तव में वे एक साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्रियलिस्ट का एक दुर्लभ मेल थे। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था।
वे अंबालाल और सरला देवी की 8 संतानों में से एक थे। अपने मैट्रिक के बाद विक्रम साराभाई अपनी कॉलेज की शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज चले गए और 1940 में सेंट जॉन्स कॉलेज से प्राकृतिक विज्ञान में ट्राइपोज लिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ वे घर लौट आए और सर सीवी रमन के तहत पीएचडी स्कॉलर के रूप में शामिल हुए। भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर से सोलर फिजिक्स और कॉस्मस रेज में उनकी रुचि ने उन्हें देश भर में कई ऑब्जर्वेटरी स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। 1947 में उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की और साथ ही नवंबर 1947 में अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में इसे काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE से समर्थन मिला। विक्रम साराभाई के अथक प्रयासों के ही कारण 1962 में इनकॉस्पर का गठन किया गया, जो बाद में इसरो बनी। साथ ही उन्होंने इसरो के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसरो के पहले अध्यक्ष रहे थे। इन सभी उपलब्धियों और देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान के स्वरूप 1962 में उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पदक से नवाजा गया। 1966 में पद्म भूषण और 1972 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। विक्रम साराभाई का निधन 31 दिसंबर 1971 को नींद में ही हो गया था। विक्रम साराभाई के बाद एक और महत्वपूर्ण नाम सतीश धवन के रूप में इसरो से जुड़ा। प्रोफेसर सतीश धवन एक भारतीय रॉकेट साइंटिस्ट थे, जिनका जन्म 25 नवंबर 1920 को श्रीनगर में हुआ था और उन्होंने भारत और अमेरिका में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्हें भारत में एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनामिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है और साथ ही टर्बुलेंस और बाउंड्री लेयर्स के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं में से एक माना जाता है। उन्होंने 1972 में इसरो के अध्यक्ष के रूप में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई का स्थान लिया। वह अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग में भारत सरकार के सचिव भी थे। अपनी नियुक्ति के बाद के दशक में उन्होंने असाधारण विकास और शानदार उपलब्धि की अवधि के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का निर्देशन किया। यहाँ तक कि जब वे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख थे, तब भी उन्होंने बाउंड्री लेयर रिसर्च के लिए पर्याप्त प्रयास किए। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान हरमन श्रीचलिंग की पुस्तक बाउंड्री लेयर थ्योरी में प्रस्तुत किया गया है। वे बैंगलोर में स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में एक लोकप्रिय प्रोफेसर थे। उन्हें IISc में भारत में पहली सुपरसोनिक विंड टनल स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। साथ ही प्रोफेसर धवन ने ग्रामीण शिक्षा, रिमोट सेंसिंग और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की रिसर्च में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रयासों से इनसैट, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, IRS यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल प्रणालियों के विकास में नेतृत्व किया, जिसने भारत को अंतरिक्ष में जाने वाले देशों की लीग में डाल दिया। 2002 में उनकी मृत्यु के बाद दक्षिण भारत में चेन्नई से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में स्थित श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का नाम बदलकर प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया और साथ ही उन्हें 1971 में पद्म भूषण और 1981 में पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण नाम आता है प्रोफेसर UR राव का। प्रोफेसर राव भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इसरो के अध्यक्ष थे, जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को बुलंदियों तक पहुंचाया। 10 मार्च 1932 में कर्नाटक के एक सुंदर गांव में जन्मे प्रोफेसर राव ने कॉस्मिक रे फिजिसिस्ट और डॉक्टर विक्रम साराभाई के संरक्षण के रूप में अपना करियर शुरू किया। डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रोफेसर राव ने अमेरिका में एक प्रोफेसर के रूप में काम किया और नासा के पायोनियर एंड एक्सपेरिमेंटल स्पेस प्रूफ पर प्रयोग किए। प्रोफेसर राव 1966 में भारत वापस लौटे और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में काम शुरू किया, जो 1972 में अपने देश के उपग्रह कार्यक्रम का नेतृत्व करने से पहले अंतरिक्ष विज्ञान के लिए देश का प्रमुख संस्थान था।
उन्होंने 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की निगरानी भी की थी। ये उनके द्वारा विकसित 20 से अधिक उपग्रहों में से एक था जिसने संचार और मौसम संबंधी सेवाओं को आगे बढ़ाकर ग्रामीण भारत का अधिकांश हिस्सा बदल दिया। 1994 तक भारत के इसरो के अध्यक्ष के रूप में अपने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को समताप मंडल की ऊंचाइयों तक ले जाना जारी रखा। उन्हें 1976 में पद्म भूषण और 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर राव वर्ष 2013 में सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। इसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों में एक महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम का है। कलाम 2002 और 2007 तक देश के 11वें राष्ट्रपति थे और उन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब परिवार में जन्मे कलाम ने भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO और इसरो के साथ काम किया। उन्होंने इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1998 के पोखरण द्वितीय परीक्षणों में भी भूमिका निभाई। अब्दुल कलाम को 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और फिर 1997 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें लोगों के प्रति विनम्र और सम्मानजनक रवैये के लिए भी जाना जाता है और उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था। देश के राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद वे छात्रों को व्याख्यान देने और लिखने के लिए वापस चले गए। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में व्याख्यान देते समय हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। ये उन हजारों वैज्ञानिकों में से कुछ ही कहानियां थी जिनके योगदान के कारण आज इसरो बुलंदियों तक पहुंच पाया। सलाम करता है भारत के उन सभी वैज्ञानिकों को जिन्होंने किसी न किसी रूप में अपना योगदान दिया। साथ ही सलाम करता है समस्त इसरो की टीम को जो हमारे और आपके बीच से ही कोई है, और अंत में सलाम करते हैं सभी देशवासियों को जो सदैव देश के हित में साथ देते हैं।